अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टिमुलेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक एक्साइटेशंस के बारे में। एटम का जो स्ट्रक्चर बोर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में है, उसके अकॉर्डिंग हमारे एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर में शो किया हुआ है। तो उसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल जब तक अपने ऑर्बिट में रहता है तो किसी किस्म की एनर्जी इमिट नहीं करता। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है तो इसको एनर्जी चाहिए। जितना दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान गैप होता है उतनी ही एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है एक एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करने के लिए। मतलब मान लें कि ये हमारा E2 एनर्जी लेवल है और ये E3 में जाना चाहता है, तो इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो E3 - E2। मतलब इन दोनों में अगर हम डिफरेंस लें तो इतनी एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है इस ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए। और ये जो एनर्जी है इसको हम दो तरीकों से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। अब इसको यहाँ से थर्ड स्टेट में लेके जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इसको एक राइट फ्रिक्वेंसी का फोटॉन प्रोवाइड कर दें। वही फोटॉन एनर्जी जो कि इसको रिक्वायर्ड है सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में लेके जाने के लिए। अगर हम वो एनर्जी इसको प्रोवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। और अगर हम एक एटम के बारे में कहें तो ये एटम एक्साइटेड स्टेट में है, क्योंकि हम अगर एटम के बात में करेंगे तो फिर हम एटम की एक्साइटेशन की बात करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसका दूसरा मेथड है इसको एक्साइट करने का। हाँ, अगर आपने ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली प्रोवाइड नहीं की तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा। अगर फोटॉन एनर्जी मान लें कि इसको ब्लू फोटॉन चाहिए और आप इसको ग्रीन फोटॉन प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन E2 से E3 में जंप नहीं करेगा। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बम्बार करवा दें, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए मिनिमम कि जितनी इस इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जाने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर तो इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट कर देगा, और अगर इसके पास नहीं होगी तो ये इसको एक्साइट नहीं करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है। हम इसको एक्सेलरेट जब हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने के बाद हम इसके आगे पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जो प्रोड्यूस होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट होते हैं, मूव करते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये एनर्जी डिपेंड करती है कि दो टर्मिनल्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जहाँ पे आ रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही हमारे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसकी एनर्जी होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मान लें कि E2 से E3 तक जाने के लिए हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन से हिट करेगा तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और ये हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक करता है, अगर इसकी एनर्जी कम है तो तब कौन सी कोलिजन होती है, और अगर जब इसके पास एनर्जी राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है तब कोलिजन करे तो तब कौन सा प्रोसेस होता है। यहाँ पे दो तरह की कोलिजन इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है इन इलास्टिक कोलिजन। जब हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम है इसको सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में लेके जाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ इलास्टिक कोलिजन करेगा। इलास्टिक कोलिजन इन द सेंस कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड करके इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि इसका पाथ डेविएट हो जाएगा। और इस कोलिजन को हम अगर ध्यान करें तो हम इसको इस तरह डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ कोलाइड हुआ है, और एटम क्योंकि हैवी है और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ डेविएट हो जाता है, वो बाउंस ऑफ हो जाता है। और दूसरी होती है इन इलास्टिक कोलिजन। जब इस इलेक्ट्रॉन के पास मान लें कि E2 से E3 जाने के लिए हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इसको जब ट्रांसफर करेगा तो ये कोलिजन होगी इन इलास्टिक कोलिजन।
ये इस सेंस में इनइलास्टिक है कि आप देखिए आपके जो सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इक्वल होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, तो ये जो आपका सिस्टम है, एटम है, ये एटम अपनी एनर्जी फोटॉन की सूरत में इमिट कर देगा, क्योंकि ये E3 में तो नहीं रहेगा, स्टे नहीं करेगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट एक स्टेबल स्टेट नहीं है। इलेक्ट्रॉन वापस अपनी स्टेट में आएगा। तो जब वापस आएगा तो वो एनर्जी फोटॉन की सूरत में इमिट कर देगा। अब आपका सिस्टम है इलेक्ट्रॉन और ये एटम। इलेक्ट्रॉन की जो पहली एनर्जी थी, मतलब सिस्टम की, इलेक्ट्रॉन और एटम की 0 थी और इलेक्ट्रॉन की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। जब इसके साथ कोलाइड किया तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की, बट इस एटम के पास अब वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसने एनर्जी वो ज़ाया कर दी है फोटॉन की सूरत में। तो अब ये एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो इस वजह से हम इसे बोलेंगे कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आपके हाथ में एक बॉल है, टेनिस बॉल, आप उसे नीचे ड्रॉप करते हैं तो वो बॉल वापस सेम हाइट पे नहीं आती। उसकी वजह ये होती है क्योंकि कुछ एनर्जी साउंड वेव्स की सूरत में ज़ाया हो जाती है, कुछ हीट की सूरत में ज़ाया होती है जब वो कोलाइड करती है ग्राउंड के साथ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।